हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। ऐसे नोवेल सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं एक नोवेल, मेरे बेदर्द पिया, पार्ट 20, चैप्टर 211। आज उनका आखिरी दिन हो इस दुनिया में। खुराना मैंशन, वैदिक का कमरा। वैदिक के हाथ पकड़ने से सिया अपनी जगह पर रुक जाती है। तभी उसके कानों में वैदिक की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर सिया उसके ओर मुड़ कर देखती है। फिर बहुत ही शांति से कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? सिया का जवाब सुनकर वैदिक अपने दांत पिसते हुए कहता है, जान, तुम्हारी बातों का सर मतलब यही था। तुम एक गली के कुत्ते के साथ मेरा कंपेयर कर रही थी। सिया वैदिक की बात सुनकर आगे कहती है, मिस्टर खुराना, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपको देखने से अच्छा गली के कुत्ते को न देख लूं। और वो सिया की बात पूरी होती कि उससे पहले ही वैदिक बोल पड़ता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? क्या नहीं, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। रही कुत्ते को देखने की बात, तो तुम करो ही मत जान, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम उन्हें एक सेकंड भी नहीं देख सकती हो। क्यों न करूं? मेरा मन में चाहे जिसकी बात करूं, आपको उससे क्या? और क्यों नहीं देख सकती हूँ? सिया वैदिक की बात सुन बीच में ही बोल पड़ती है। सिया की बात सुनकर वैदिक सिया के हाथों पर अपनी पकड़ कसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हें कुत्तों से बहुत डर लगता है। अगर तुम्हारे सामने एक छोटा सा कुत्ता का बच्चा भी आ जाए तो तुम डर कर वहीं पर बेहोश हो जाती हो। वैदिक के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सिया अपने मन में घबराते हुए कहती है, ये बात वैदिक जी को कैसे पता चल गई कि मैं कुत्तों से बहुत डरती हूँ, और अगर उन्हें अपने सामने देख लूँ तो बेहोश हो जाती हूँ। फिर अपने डर को छुपाते हुए बहुत ही एटीट्यूड के साथ सिया वैदिक से कहती है, ये सब झूठ है। और ऐसा किसने कह दिया आपसे? इतना कह सिया वैदिक के हाथ को अपने हाथ से अलग करने लगती है। उसकी बात सुनकर वैदिक सिया के कान में झुककर कहता है, अच्छा ऐसा है तो फिर तुम अभी मेरे साथ चलो, फिर ये बात भी प्रूफ हो जाएगी मैं सही कह रहा हूं या तुम। वैदिक की बात सुनकर सिया कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना है, और मैं क्यों कहीं जाऊं आपके साथ? जान, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं पार्थ से कहकर अभी यहाँ पर कुत्तों को लाने के लिए कहता हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ नीचे हाल तक ही चलना है। वैदिक की बात सुनकर सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और साथ ही उनमें डर दिखने लगता है, जिसे वैदिक बखूबी देख सकता था। वैदिक सिया के आंखों में डर देखकर खुद से कहता है, जान, तुम्हें क्या लगा तुम मेरा कंपेयर गली के कुत्तों से करोगी और मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगा? ये नहीं हो सकता है। अभी तो मुझे ये भी जानना, ये तुमने मेरे अलावा और किन किन लड़कों को देखा है जो मुझसे भी ज्यादा तुम्हें पसंद है? अगर ऐसा है तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर आज उनका आखिरी दिन हो इस दुनिया में। फिर बहुत ही गौर से सिया के चेहरे को देखते हुए वैदिक एक साइको की तरह खुद से कहता है, मेरी जान, मेरा अलावा किसी और को देखे ये मुझे पसंद नहीं है। अगर उसे कोई अच्छा लगे तो वो भी मैं, और बुरा लगे तो वो भी सिर्फ मैं ही रहूंगा। सिया जो वैदिक की बात सुनकर सहमी हुई थी, लेकिन फिर अपने डर को छुपाते हुए धीरे से कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। सिया की बात सुनकर वैदिक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जान, तुम खुद से जाओ या न जाओ, मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। इतना कह वैदिक अपने पैंट के पॉकेट से अपना फोन निकालता है। उसके बाद तिरछी नजरों से सिया को देखता है, जो उसकी नीचे ले जाने वाली बात सुनकर घबराई हुई थी। उसे देखते हुए बिना किसी को कॉल किए ही अपना फोन कान से लगाकर अपनी सर्द आवाज में कहता है, पार्थ, 5 मिनट के अंदर हाल में सबसे डरवाने और सबसे अच्छे ब्रीड के कुत्ते आ जाने चाहिए। इतना कह वैदिक फोन रखने की एक्टिंग करता है। उसकी एक्टिंग को सिया सच मानकर घबराए हुए मन में कहती है, कककू कुत्ता हाल में, फिर जोर से कहती है, नहीं। उसकी आवाज सुन वैदिक सिया के मन का हाल अच्छे से समझ रहा था और उसके डर को भी, लेकिन फिर भी वो अनजान बनते हुए कहता है, क्या हुआ जान? वैदिक की बात सुनकर सिया अटकते हुए कहती है, आपको उन्हें यहाँ लाने की क्या जरूरत है? मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं डरती हूँ, तो आप क्यों खामखा पार्थ सर को परेशान कर रहे हैं? उन्हें बहुत काम होता होगा, आप उन्हें मना कर दीजिए।
सिया की बात सुनकर वैदिक कहता है, और वो मैं क्यों मना करूं? आप मना करेंगे तो वो नहीं लेके आएंगे। सिया वैदिक की बात सुनकर अपनी डरी और घबराई हुई आवाज में कहती है, नहीं करूंगा। वैदिक सिर्फ 2 शब्दों में मना कर देता है। वैदिक की बात सुनकर सिया और भी ज्यादा डर जाती है और इसी वजह से उसके माथे पर हल्के हल्के पसीने भी आने लगते हैं। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे और कैसे नीचे जाने से बचे। चैप्टर 212 आप और आपकी शर्त जाए अब भाड़ में। ऐसे ही 5 मिनट कब बीत जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता और तभी वैदिक का फोन रिंग करता है, जिसकी आवाज सुनकर सिया अपने होश में आती है और जल्दी से अपना सर उठाकर वैदिक के चेहरे को देखती है जो अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। सिया वैदिक की नजरों का पीछा करते हुए फोन की स्क्रीन पर देखती है तो उसकी हवाएं उड़ जाती हैं, क्योंकि कॉल पार्थ का था, जिसे देखकर सिया को ये लगता है कि वैदिक ने जो कहा था करने के लिए पार्थ ने कर दिया है। सिया अपने डर को काबू करती है और अपने सामने खड़े वैदिक को देखती है जो कॉल पिक करने जा रहा था। सिया वैदिक को कॉल उठाता हुआ देखकर जल्दी से रिएक्ट करते हुए वैदिक के हाथ से फोन लेके कॉल कट कर देती है और उसके बाद तुरंत ही वैदिक का फोन ऑफ कर देती है। इतना कर सिया एक राहत की सांस लेती है। वैदिक जो पार्थ की कॉल देखकर ये सोच रहा था कि ऐसी क्या बात हो गई जो पार्थ उसे कॉल कर रहा है, क्योंकि पार्थ वैदिक को तभी कॉल करता था जब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो, तभी नहीं तो वो वैदिक को कॉल नहीं करता था। लेकिन सिया ने ये सब इतना जल्दी से किया था कि वैदिक को समझ ही नहीं आता है पहले तो कि सिया ने ऐसा क्यों किया। 1 मिनट बाद वैदिक अपनी सोच पर लगाम लगाते हुए सारी बातों के बारे में सोचता है तो उसे समझ आ जाता है कि सिया ने अपने डर की वजह से ऐसा किया है। उसे ऐसा सच में लगा था कि पार्थ ने अपना काम कर दिया है। वैदिक के मन में जैसे ही ये ख्याल आता है वो पार्थ के कॉल को इग्नोर कर देता है और फिर अपने होठों पर डेविल स्माइल लाते हुए सिया के चेहरे को देखता है जो वैदिक के फोन को ही अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रही थी। वैदिक सिया के हाथ से अपना फोन लेके अपने पॉकेट में डालकर सिया के हाथ को पकड़कर अपनी कठोर आवाज में कहता है, जान चलो नीचे। पार्थ को मैंने जैसा कहा था लगता है उसने कर दिया, इसलिए ही उसने कॉल किया था मुझे देखने के लिए ही। वैदिक की बात सुनकर सिया डरते हुए ही कहती है, नहीं हम नीचे नहीं जा सकते हैं, आप उनसे कहिए ना वो उन सबको लेकर यहाँ से चले जाए। सिया की बात सुनकर वैदिक मना करते हुए अपने एक एक शब्दों पर जोर देते हुए कहता है, जान क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे डरने की क्या बात है, वो बस नॉर्मल से कुत्ते तो ही हैं, वैसे भी तुम मुझे देखने से अच्छा उन्हें ही देख सकती हो, ये तो तुमने ही मुझे अभी अभी बताया है। मैं तो बस तुम्हारी इस ख्वाहिश को ही पूरा कर रहा हूँ, अब तुम्हें इससे भी ऐतराज है? इतना कह वैदिक सिया को अपनी बाहों में उठाकर अपने कदम डोर की ओर बढ़ाता है, जिसे देखकर सिया चिहुंक जाती है। सिया वैदिक के गोद में उठाते ही और भी ज्यादा डर जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और अपनी रूंधे गले से सिया अपनी डरी हुई आवाज में जल्दी से कहती है, प्लीज हमें अपने साथ मत लेके जाए, हमें अभी भी उनसे बहुत डर लगता है, वो हमें काट लेंगे। इतना कह सिया अपने सर वैदिक के सीने में छुपा कर सिसकने लगती है। सिया को रोते हुए देखकर वैदिक के कदम रुक जाते हैं और वो सिया के सर को देखने लगता है और वैसे ही देखते हुए कहता है, तुम्हें अगर सच में इतना डर लगता है तो तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? अगर सच बता दोगी तो मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। वैदिक की बात सुनकर सिया एक सांस में कहती है, वो हमने आपसे झूठ कहा क्योंकि हमें आप पर गुस्सा आ रहा था और इसलिए हमारे मन में जो आया हमने आपको कह दिया। हमने जो भी कहा कुछ सच नहीं था और हमने तो आपके अलावा कभी किसी लड़के को देखा भी नहीं है जैसे आपको देखा है। सिया इतना ज्यादा डर गई थी कि उसे समझ नहीं आया कि उसने अनजाने में ही वैदिक को क्या क्या बता दिया था। अब आगे हम उसके लिए आपसे माफी मांग रहे हैं, आप हमें मत लेके जाए और उन्हें भी बोल दीजिए वो उन सबको यहाँ से लेके चले जाए। इतना कह सिया और भी ज्यादा रोने लगती है, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग।
वैदिक के होठों पर सिया की बात सुनकर मुस्कान खिल जाती है, जिसे वो तुरंत ही छुपा लेता है और वो अपने मन में कहता है, जान सच में तुम बहुत ही मासूम हो। तुम मेरे छोटे से झूठ को भी नहीं पकड़ पाए और खुद से ही सारा सच मुझे बता दिया। लेकिन अभी भी मुझे तुमसे कुछ और भी जानना है और उसके लिए तुम्हें थोड़ा डराना तो बनता ही है, और तुम्हारी एक तरह की ये सजा भी है, समझ लो, मुझसे झूठ कहने की और मुझे अनजाने में ही कुत्तों से कंपेयर करने की भी। और फिर वैदिक जलन से आगे कहता है, और उन लड़कों को मुझसे ज्यादा हैंडसम और हॉट कहने की जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं है। अपने मन में इतना कह वैदिक फिर से अपने कदम बढ़ाने लगता है, जिसे महसूस कर सिया वैदिक के कॉलर को कसकर पकड़ लेती है और अपनी सहमी हुई आवाज में रोते हुए ही कहती है, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने आपको सब सच सच बता दिया, फिर भी आप हमें अपने साथ लेके जा रहे हैं। आप हमेशा हमें क्यों परेशान करते हैं? हमने तो आपके साथ कुछ किया भी नहीं है, उल्टा आप ही है जो हमें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हम मानते हैं हमें आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसके लिए हम आपसे माफी भी तो मांग रहे हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम दोबारा आपको कुछ भी अनाप शनाप नहीं कहेंगे। सिया की बात सुन वैदिक अपने कदम रोक लेता है और अपने दांत पिसते हुए कहता है, मैं एक शर्त पर तुम्हें छोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर सिया जल्दी से बीच में बोल पड़ती है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। सिया की बात सुनकर वैदिक अपने होठों पर डेविल स्माइल लिए कहता है, जान पहले मेरी शर्त तो सुन लो, कहीं तुम बाद में अपने बात से मुकर ना जाओ। नहीं, हम नहीं मुकरेंगे, आप जो भी कहेंगे हम सब मान लेंगे, बस आप हमें यही रूम रहने दीजिए। सिया की बात सुनकर वैदिक सिया को अपनी गोद से उतार देता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, ठीक है, अपनी बात से पीछे मत हटना, अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ नीचे और पार्थ से कहकर उन्हें यहाँ से भेजवा देता हूँ। इतना कह वैदिक रूम में से निकल जाता है और डोर लॉक कर देता है। वैदिक के जाते ही सिया जल्दी से अपने आंसू साफ करते हुए गुस्से से कहती है, वैदिक जी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपने हमें जितना डराया है न, हम उसका सुध समेत आपसे अब बदला लेंगे। और रही आपकी शर्त मनाने की बात, तो उसे आप भूल ही जाएगा, उससे तो हम अब कभी भी आपके सपने में भी नहीं मानेंगे। इतना कह सिया अपने आंसू फिर से साफ करती है और आगे कहती है, हमने भी अपनी जान बचाने के लिए आपसे अभी झूठ कह दिया कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप और आपकी शर्त जाए अब भाड़ में, हम अब वही करेंगे जो हमसे चित्र ने कहा था करने के लिए। इतना कह सिया के होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है। वैदिक जैसे ही बाहर आता है उसे अपने सामने वीर नजर आता है और वो वैदिक को देखकर जल्दी से कहता है, नीचे वो आया है, तुम जल्दी चलो मेरे साथ। और सब लोग उसका वेलकम कर रहे हैं और पार्थ भी वही है, वो जरूर तुमसे बदला लेने ही आया है। वीर की बात सुनकर वैदिक की भवें सिकुड़ जाती हैं और वो इशारों में ही वीर से पूछता है कि कौन आया है। वीर भी वैदिक के इशारे को समझ जाता है और वो कहता है, चल के तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेते हो। इतना कह वीर जल्दी से नीचे की ओर चल देता है। वैदिक उसकी बातों के बारे में सोचते हुए वो भी अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ा देता है। चैप्टर 213 स्वयं राजवंश और सुमन जी का रिश्ता। नीचे हाल में कुछ देर पहले रघुवेंद्र जी और सुमन जी सोफे पर बैठे हुए थे, तभी डोर बेल बजती है, जिसकी आवाज सुनकर सुमन जी हाल में देखती हैं तो उन्हें वहां कोई भी मेड नजर नहीं आती है, तो वो खुद ही उठकर डोर ओपन करने चली जाती हैं। सुमन जी डोर ओपन कर जैसे ही सामने देखती हैं वो हैरान हो जाती हैं और उनकी हैरानी साफ साफ उनके चेहरे पर नजर आ रही थी, क्योंकि डोर पर कोई और नहीं वही शख्स खड़ा था, जिसे देखकर सुमन जी हैरान हो जाती है। लेकिन वो शख्स ज्यादा हैरान नहीं होता है, वो आगे बढ़कर सुमन जी के पैर को छूते हुए अपने सख्त आवाज में कहता है, 3 सालों में ही लगता है आप मुझे भूल गई, जो आप अब मुझे आशीर्वाद भी नहीं देना चाहती है। उस शख्स की बात सुनकर सुमन जी जल्दी से अपने होश में आती हैं और आगे बढ़कर उस शख्स को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर उस शख्स के दिल में दर्द सा उठाता है, जिसे वो अपने फेस पर नहीं आने देता है, और वो भी सुमन जी को कसकर अपने गले से लगा लेता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न जाने वो कब से इस पल के लिए तरस रहा था।
रघुवेंद्र जी जो हाल में बैठे हुए थे, उनके कानों में जैसे ही सुमन जी के रोने की आवाज पड़ती है, उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो बिना देर किए डोर के ओर अपना कदम बढ़ा देते हैं। सुमन जी उस शख्स के गले से लगे हुए अपनी सिसकती हुई आवाज में कहती है, स्वयं आप कहाँ थे इतने सालों तक, क्या आपको हमारी याद नहीं आई? सुमन जी की बात सुनकर वो शख्स जिसका नाम स्वयं था, वो सुमन जी और भी कसकर गले से लगा लेता है और अपनी धीमी सी आवाज में कहता है जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे, हमने बहुत मिस किया आपको। सुमन जी स्वयं से दूर होकर जल्दी से उसके माथे को चूम लेती है, फिर कसकर उसके हाथों को पकड़ लेती। उन्होंने इतना तेज पकड़ा हुआ था कि जैसे अगर उन्होंने थोड़ा सा भी उसका हाथ छोड़ा तो वो फिर से चला जाएगा। सुमन जी अपनी रुंधी हुई आवाज में बेचैनी लिए कहती है, स्वयं अब आप हमें छोड़कर तो नहीं ना जाएंगे? सुमन जी की बात सुन और उन्हें रोते हुए देखकर स्वयं कहता है, मैं आपको इस बार बिना बताए नहीं जाऊंगा। इतना कह वो सुमन जी के आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करते हुए आगे कहता है, हाँ लेकिन आप इसी तरह से अपने आंसुओं को जाया करती रहेंगी तो मैं जरूर यहाँ से इसी वक्त चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सुमन जी उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लेती है और जल्दी से कहती है, नहीं हम अब नहीं रोएंगे और आपको भी हम अब यहाँ से नहीं जाने देंगे। इतना कह वो फिर से स्वयं के गले से लग जाती है। उनकी बात सुनकर स्वयं के होठों पर हल्की से मुस्कान खिल जाती है और वो अपने मन में कहता है, आप आज भी उसी तरह है जैसे मैंने आपको 3 साल पहले देखा था। स्वयं अपने मन खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में रघुवेंद्र जी की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वो सामने की ओर देखता है। रघुवेंद्र जी जो सुमन जी के रोने की आवाज सुनकर डोर तक आने से खुद को रोक नहीं पाए थे, वो जैसे ही वहां पहुंचकर अपने सामने उस शख्स यानी स्वयं को देखते हैं, वो अपने कदम वहीं पर रोक लेते हैं और फिर दोनों को ध्यान से देखने लगते हैं। जब उनसे रहा नहीं जाता है तो वो बोल पड़ते हैं, लगता है आज मुझे बुआ और भतीजे का डोर पर ही रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों स्वयं राजवंश सही कहा ना हमने? आप सबको उस शख्स के बारे में बता देती हूँ। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजवंश है, जो राजवंश ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर है। इन्हें कुकिंग करने का बहुत शौक था और ये शौक उन्हें किसी और को देखकर नहीं बल्कि अपनी बुआ, जिन्हें वो प्यार से सुमी कहते हैं, उनकी कुकिंग को देखकर लगा और तभी से उन्होंने से सोच लिया था वो बड़े होकर मास्टर शेफ ही बनेंगे और उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया और अब उनके बहुत से होटल और रेस्टोरेंट है और साथ ही वो अपने फैमिली बिजनेस को भी चलाते हैं। स्वयं राजवंश सुमन जी के भाई शेखर राजवंश और भाभी काशवी राजवंश के बड़े बेटे हैं। सुमन जी इन्हें बहुत प्यार करती है। सुमन जी अपने दोनों बेटों से भी ज्यादा इनसे प्यार करती है और जब बात इनकी हो तो ये किसी की भी सुनती। सुमन जी स्वयं के बातों के आगे अपने दोनों बेटों यहाँ तक कि रघुवेंद्र जी की भी बातों को अनदेखा कर देती है। अब आप सब लोग इसी से पता लगा लीजिए वो कितनी परवाह करती है स्वयं की। रघुवेंद्र जी की बात सुनकर स्वयं उन्हें देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहता है, आपका क्या ख्याल है फूफा जी, अगर आज मैं अपनी सुमी को डेट पर लेके जाऊं और 1 महीने तक उन्हें यहाँ ना लेके आओ? चैप्टर 214 वैदिक और स्वयं राजवंश का आमना सामना। स्वयं की बात सुनकर रघुवेंद्र जी जल्दी से उन दोनों के पास जाते हैं और सुमन जी को अपनी बाहों में खींचकर अपनी भारी आवाज में बात को बदलते हुए सुमन जी से कहते हैं, सुमन आप कब से इतनी लापरवाह हो गई जो घर आए मेहमान को अभी तक दरवाजे पर ही रोक कर रखा हुआ, उससे अंदर आने के लिए नहीं कहा? रघुवेंद्र जी की बात सुनकर सुमन जी जल्दी से कहती है, स्वयं आप यही 2 मिनट रुकिए, हम बस अभी आते हैं। इतना कह वो जल्दी से मेंशन के अंदर चली जाती हैं। उनके जाते ही स्वयं आगे बढ़कर रघुवेंद्र जी के पैर जैसे ही छूने जाता है, वैसे ही रघुवेंद्र जी आगे बढ़कर उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं। स्वयं भी उनके गले से लग जाता है और धीरे से कहता है, आप पूछेंगे नहीं मैं यहाँ क्यों आया हूँ और 3 सालों से कहाँ था और क्या कर रहा था? स्वयं की बात सुनकर रघुवेंद्र उससे खुद से अलग करते हुए उसके सवालों का जवाब देने के बजाय खुद उससे सवाल करते हुए कहते हैं, क्या मुझे ये पूछना चाहिए था?
अपने सवाल के बदले सवाल सुनकर स्वयं कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वो रघुवेंद्र जी के कान में बहुत धीरे से कहता है, वैसे आपको मानना पड़ेगा, आपने आज भी कितनी आसानी से मेरी बात को टालकर बुआ जी को यहाँ से भेज दिया और उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं बना पाए। मुझे अभी भी आपसे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला जो मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा था फूफा जी। स्वयं की बात सुनकर रघुवेंद्र जी अनजान बनते हुए कहते हैं, क्या सच में तुमने मुझसे कुछ पूछा था, लेकिन मुझे क्यों याद नहीं आ रहा है। अपने फूफा जी की बात सुनकर स्वयं मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, मैं एक बार और पूछ लेता हूँ, क्या आप मेरी सुमी को मेरे साथ डेट पर जाने देंगे पूरे 1 महीने के लिए। स्वयं की बात सुनकर रघुवेंद्र जी जो अभी तक नॉर्मल खड़े थे, अब वो थोड़े गुस्से से कहते हैं, स्वयं राजवंश मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी को कोई मुझसे 1 सेकंड के लिए भी दूर ले जाना चाहे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आगे तुम समझदार हो, आई होप तुम्हें मिल गया होगा तुम्हारे सवालों के जवाब। ये सब कहते हुए रघुवेंद्र जी के चेहरे पर एक अलग ही जुनून और पागलपन था सुमन जी के लिए, और साथ ही उनके चेहरे पर जलन भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। रघुवेंद्र जी की बात सुनकर और सुमन जी के लिए उनका पागलपन देखकर स्वयं मुस्कुराते हुए धीरे से कहता है, वैसे फूफा जी आप मुझे बस ना कहकर भी मना कर सकते थे, आपको इतना सब नहीं कहना चाहिए था। इतना कह वो हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर रघुवेंद्र जी उससे घूरते हुए कहते हैं, स्वयं राजवंश मेरी एक सलाह है तुम्हारे लिए। उनकी बात सुनकर स्वयं चुप होकर उनकी ओर देखना लगता है, जिसे देखकर रघुवेंद्र जी अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहते हैं, अगर तुम मेरी खूबसूरत सी बीबी पर ध्यान दोगे तो वो तुम कभी नहीं कर पाओगे जो करने आए हो, फिर तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। एक और बात, अपने छोटे भाई उर्फ अपने दुश्मन वैदिक खुराना को कमजोर समझने की भूल मत करना, क्या पता वो तुम्हें कब और कहां मात दे दे। जितना हो सके उतना बल लगा कर वार करना, नहीं तो तुम्हारा वार खाली जाएगा। रघुवेंद्र जी की बात सुनकर स्वयं के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं और वो एक तक रघुवेंद्र जी को देखने लगता है, जो एक डेविल स्माइल अपने होठों पर लिए उसे ही देख रहे थे। दोनों के दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी उनके कानों में सुमन जी की आवाज पड़ती है, जो हौंफते हुए कह रही थी, स्वयं अपनी सुमी को माफ करना, मैंने तुम्हें ज्यादा टाइम तक गेट पर ही रोक कर रखा। उनकी बात सुनकर स्वयं उनकी ओर देखता है, जो अपने हाथों में आरती की थाली लिए खड़ी थी, और उनके ही पीछे सार्थक, दिशा, पार्थ और वीर ओजस्वी थी, यहाँ तक कि आज शोभा जी भी मौजूद थी। सबको देखकर वो सुमन जी से कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं यहाँ अकेले नहीं बल्कि मेरे साथ फूफा जी, और फिर अपने पीछे खड़े राका की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये भी खड़े थे। उसकी बात सुनकर सुमन जी कहती है, लेकिन मैं भी क्या करती, तुम इतने सालों बाद यहाँ आए हो और मैं ऐसे ही कैसे तुम्हें अंदर आने देती, इसलिए मैंने तुम्हारे स्वागत के लिए सबको बुला लाया। इतना कह वो अपने हाथों में पकड़ी हुई आरती की थाली को लिए हुए ही उसके सामने जाती है और उसके माथे पर टिका कर उसकी आरती उतारने लगती है। वीर जो सुमन जी को स्वयं की खातिरदारी करते हुए देखकर अपने बगल में खड़े पार्थ से कहता है, क्या वो आ रहा है। उसकी बात सुनकर पार्थ बिना किसी भाव के कहता है, मैंने कॉल किया था, कॉल कट हो गया, फिर दोबारा ट्राई किया तो फोन ऑफ आ रहा है। उसकी बात सुनकर वीर धीरे से पार्थ के कान में कहता है, तुम यही रहो और इस पर नजर बनाए रखो, तब तक मैं इसके बेस्ट फ्रेंड को लेके आता हूँ। इतना कह वीर धीरे से वहां से भाग जाता है। वीर को सबकी नजरों से तो बच जाता है, लेकिन रघुवेंद्र जी उसे जाते हुए देखकर अपने मन में कहते हैं, आखिर तुमसे रहा नहीं गया और तुम चल दिए वैदिक को बुलाने। फिर मन ही मन हंसते हुए आगे कहते हैं, वैसे मुझे अब और मजा आएगा। पहले एक ही आया था वैदिक को परेशान करने के लिए, अब एक साथ दो आ गए और दोनों ही उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, और अब देखना ये होगा इनके वार से। वैदिक तुम कैसे बचते हो। सुमन जी स्वयं की आरती करने के बाद राका की भी आरती करती हैं और फिर आरती की थाली को मीठी को देते हुए कहती हैं, मीठी बच्चे इसे मंदिर में रख कर आओ।
इतना कह वो स्वयं को अंदर आने के लिए कहती हैं। उनकी बात सुनकर स्वयं राका को कुछ इशारा करता है और फिर वो अपने कदम मेंशन के अंदर बढ़ा देता है। दूसरी ओर वैदिक भी वीर के पीछे पीछे हाल तक आ चुका था और वो जैसे ही अपने एक और कदम बढ़ाने वाला था वैसे ही उसे सामने से चलकर आता हुआ स्वयं दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं और वो अपनी जगह पर ही रुककर अपने आंखों में अंगारे लिए एक तक स्वयं राजवंश को देखने लगता है। और वहीं स्वयं जैसे ही अंदर हाल में आता है तो उसकी भी नजर वैदिक पर पड़ती है, जो उसे ही बिना किसी भाव के गुस्से से देख रहा था, जिसे देखकर स्वयं भी अपनी आंखों में आग लिए वैदिक को देखने लगता है। और उसी के साथ स्वयं और वैदिक की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और दोनों का आमना सामना पूरे 3 साल बाद होता है। साथ ही दोनों के ही आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था और उसी के साथ ही एक दूसरे को बर्बाद करने का जुनून भी। चैप्टर 215 जैसे ये दोनों एक दूसरे को अभी कच्चा ही खा जाएंगे। दोनों को ही एक दूसरे को घूरते हुए देखकर वीर धीरे धीरे से अपने कदम पार्थ की ओर बढ़ा देता है और बहुत ही धीमी सी आवाज में पार्थ के कान में वीर कहता है, इन दोनों बेइज्जती को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दोनों एक दूसरे को अभी कच्चा ही खा जाएंगे। उसकी बात सुनकर पार्थ बिना कुछ कहे वीर को घूरता है, उसके बाद वो भी सामने की ओर देखने लगता है। पार्थ से कोई जवाब न पाकर वीर अपने मन में वैदिक को देखते हुए कहता है, मैं भूल क्यों जाता हूँ, ये भी उस रोबोटिक इंसान का ही सेकंड वर्जन है। इतना कह वो भी अब शांति से सामने की ओर देखने लगता है। तभी सुमन जी की आवाज स्वयं के कानों में पड़ती है, जो उससे कहती है, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? सुमन जी का सवाल सुनकर स्वयं अपनी नजरें वैदिक के ऊपर से हटाकर उन्हें देखते हुए कहता है, वो मैं बस मेंशन को देख रहा था, क्या ये अभी भी वैसे ही या फिर 3 सालों में बदल गया? उसकी बात सुनकर सुमन जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो आपको क्या लगता है, ये बदला है या आज भी वैसे ही है? सुमन जी जवाब ना पाकर फिर से सवाल सुनकर स्वयं मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखकर कहता है, मेंशन तो नहीं बदला, लेकिन इतना कह वो वैदिक को गुस्से से देखते हुए कहता है, बस कुछ लोग और कुछ रिश्ते जरूर बदल गए हैं। स्वयं की बात सुनकर सुमन जी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन वैदिक उसके बातों का मतलब बखूबी समझ जाता है कि वो इनडायरेक्ट उससे ही तंज कस रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। सुमन जी स्वयं से फिर एक बार पूछती हैं, मुझे समझ में नहीं आई तुम्हारी बात। उनकी बात सुनकर स्वयं मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, ओह मेरी सुमी, तुम्हें मैं फिर से समझाता हूँ। इतना कह वो सुमन जी के हाथ को पकड़कर कहता है, मैं ये इसलिए कह रहा था कि जब मैं मैनेशन से गया था तब। इतना कह वो सार्थक और दिशा के ओर इशारा करते हुए कहता है, तब इन दोनों की बस सगाई हुई थी, लेकिन अब देखकर लग रहा है दोनों की शादी भी हो गई है और जल्द ही कोई तीसरा आने वाला है, तो बदल गए न रिश्ते। उसकी बात सुनकर सुमन जी जहां मुस्कुरा देती है, वहीं सार्थक स्वयं से कहता है, भाई क्या आप मेरी टांग खींच रहे हो? सार्थक की बात सुनकर स्वयं उससे देखकर मजाकिया लहजे में कहता है, तुम्हें क्या लगता है? उसकी बात सुनकर सार्थक भी इस बार कुछ नहीं कहता है, बस बदले में मुस्कुरा देता है। फिर वो अपनी वॉच में टाइम देखकर जल्दी से कहता है, भाई आप सब से मिलिए, मुझे और डैड को अभी जाना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है हमारी। सार्थक की बात सुनकर स्वयं उसके पास आकर उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, बेस्ट ऑफ लक। फिर उससे दूर होकर कहता है, जल्दी आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। स्वयं की बात सुनकर सार्थक भी मुस्कुराते हुए कहता है, जैसे आपका हुक्म मेरे आका। सार्थक की बात सुनकर स्वयं के साथ साथ सभी मुस्कुरा देते हैं। उसके बाद सार्थक और रघुवेंद्र जी वहां से अपनी मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही राका अपने साथ कुछ गिफ्ट्स लेकर आता है और उसे हाल में मौजूद टेबल पर रखते हुए कहता है, बॉस। उसकी आवाज सुनकर स्वयं उसकी ओर देखता है, फिर उसे अपनी आंखों से ही जाने का इशारा कर देता है। उसके इशारे को समझकर राका वहां से चला जाता है।
राका के जाते ही स्वयं का ध्यान उससे कुछ दूर खड़ी शोभा जी पर जाती है, जिसे देखकर वो उन्हें देखने लगता है और फिर उनकी ओर जाकर उनके पास खड़ा हो जाता है। शोभा जी जो खामोशी से मीठी के साथ खड़ी थी वो भी उससे ही देख रही थी। स्वयं झुककर जैसे ही उनके पैर छूने जाता है वो तुरंत उसका हाथ थाम कर अपना गर्दन ना में हिलाती है, जिसे देखकर स्वयं मुस्कुराते हुए कहता है, आपको क्या हुआ, आप इतनी गुमसुम सी क्यों खड़ी है, क्या आप खुश नहीं हैं मेरे यहाँ आने से? स्वयं की बात सुनकर शोभा जी झट से उसके गले से लग जाती है और अपनी धीमी सी आवाज में कहती है, ये किसने कहा तुमसे हम खुश नहीं हैं? हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं हम कितने खुश हैं तुम्हारे यहाँ आने से। अब अगर इस बार तुम हमें बिना बताए गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। इतना कह वो उसे खुद से दूर कर उसके गालों को जोर से खींचती है। शोभा जी के ऐसे करते ही स्वयं को अपने गालों पर हल्का सा दर्द होता है, लेकिन वो जानबूझकर दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, आह बुआ छोड़ो ना, दर्द हो रहा है मुझे। इतना कह वो रोने जैसी शक्ल बना लेता है, जिसे देखकर शोभा जी जल्दी से उसके गालों को छोड़ देती है और उसकी फिक्र करते हुए उससे कहती है, स्वयं तुम्हें ज्यादा लगी क्या? अगर ज्यादा लगी हो तो अपनी बुआ को माफ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें दर्द देने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो शोभा जी ने अभी इतना ही कहा था कि उसके पहले ही स्वयं जोर जोर से हंसने लगता है। चैप्टर 216 तुम्हें तुम्हारी बर्बादी मुबारक हो। उसकी हंसी सुनकर शोभा जी उससे घूरने लगती है, जिसे देखकर स्वयं उन्हें साइड से हक करते हुए कहता है, अरे बुआ मैं तो सिर्फ आपसे मजाक कर रहा था, लेकिन आप तो सच में डर गई। इतना कहते ही एक बार फिर से उसकी हंसी फूट पड़ती है और वो फिर से हंसने लगता है। उसे हंसते हुए देखकर सुमन जी उससे कहती है, स्वयं आप बड़े हो गए हैं, यहाँ तक कि एक बच्चे के बाप भी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी शरारत खत्म नहीं हुई। पता नहीं आपको इतनी कैसे झेलती होगी। सुमन जी की बात सुनकर स्वयं चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है, इसका जवाब तो आपको आपकी इति ही दे सकती है। फिर धीरे से उनके कान में कहता, जिसे सिर्फ सुमन जी ही सुन सके, जैसे आप फूफा जी को झेलती है। स्वयं की बात सुनकर सुमन जी उसके कंधे पर मारते हुए कहती हैं, पागल कहीं के। उनकी बात सुनकर वो कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद वो मीठी को देखकर उससे पूछता है, कैसी हो मीठी? स्वयं का सवाल सुनकर मीठी मीठी सी स्माइल करते हुए अपनी मीठी सी आवाज में कहती है, मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? उसकी बात सुनकर स्वयं मुस्कुराते हुए जवाब उसे देता है, मैं भी अच्छा हूँ। इतना कह वो अपना सर इधर उधर हिलाते हुए कुछ देखने की कोशिश करता है, या फिर वो किसी को खोज रहा था। स्वयं जब चारों ओर देख लेता है तो अपने मन में कहता है, सिया हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही है और ना ही वो लड़की नजर आ रही है जिसे राका ने यहाँ भेजा था। सुमन जी वैदिक को देखकर रूखेपन से कहती है, वैदिक तुम वहां क्यों खड़े हो? अभी तक तुम्हारा बड़ा भाई कब से आया हुआ है और तुम बस उसे घूरे जा रहे हो? ये नहीं कि आके मिलो उससे हाल चाल पूछो उसका, या फिर तुम्हें अपनी बीवी के जैसे स्वयं से भी कोई मतलब नहीं है, या वो भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर स्वयं ने भी तुम्हारा कुछ बिगड़ा हुआ है जो तुम उसे भी इस घर में नहीं देखना चाहते हो। सुमन जी की बात सुनकर वैदिक और स्वयं एक बार फिर से एक दूसरे को देखते हैं। सुमन जी की बात सुनकर वीर जो वैदिक के पीछे पार्थ के बगल में खड़ा हुआ था वो धीरे से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जो आंटी तुमसे इस लहजे में बात कर रही ही है, ना तुम सिया को परेशान करते ना ही वो गुस्सा होती। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए वैदिक को चिढ़ाने वाले लहजे में कहता है, वैसे उन्होंने एक बात सही ही कहा, तुम उन्हें यहाँ देखना भी नहीं चाहते हो। उसकी बात सुनकर वैदिक के हाथों की मुट्ठी कस जाती है, लेकिन वो उसे एक बार बस घूर कर देखता है और फिर सामने देखने लगता है। फिर वैदिक स्वयं के ओर अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी भारी आवाज में सुमन जी को जवाब देते हुए कहता है, नो मॉम, मैं भाई से गुस्सा नहीं हूँ और ना ही इन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा हुआ है और ना ही आगे भी कुछ बिगड़ सकते हैं। इतना कह वो स्वयं को एक डेविल स्माइल पास करता है, फिर जल्दी से अपनी स्माइल छुपाते हुए आगे कहता है,
मैं तो बस वेट कर रहा था कि आप लोग उनसे मिलकर जल्दी से हटे तो मैं भी मिलूं। आफ्टर ऑल मैं उन्हें 3 साल बाद देख रहा हूं, इतने सालों में तो बहुत कुछ उनमें बदल ही गया होगा। वैदिक की बात सुमन जी के सर के ऊपर से चली जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि वैदिक के कहने का क्या मतलब था, लेकिन स्वयं बहुत अच्छे से समझ जाता है कि वैदिक उसे ही सुना रहा है। फिर भी सुमन जी वैदिक की बात सुनकर उसे घूरते हुए अपने रूखे शब्दों में कहती है, मैंने तुम्हें इतना सब कहने के लिए नहीं कहा था और ना ही कोई सफाई मांगी है तुमसे। वैदिक बिल्कुल स्वयं के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो स्वयं की आंखों में एक तक देखने लगता है। स्वयं भी उसे अपनी जलती आंखों से देख रहा था, लेकिन फिर वो दोनों सुमन जी की ओर देखते हैं जो बहुत प्यार से उन दोनों को ही देख रही थी, क्योंकि वो इन दोनों के बीच हो रहे कोल्ड वार से बिल्कुल अनजान थी। सुमन जी ही नहीं बल्कि सभी लोग अनजान थे। उन्हें तो आज भी यही लगता था कि बचपन से लेके 3 साल पहले तक जैसे दोनों एक दूसरे पर अपनी जान छिकते थे, आज भी बिल्कुल ऐसे ही है। बस स्वयं के यहाँ से अचानक जाने पर वैदिक गुस्सा हो गया है और तभी से खुद को बिजनेस में डूबो लिया था, क्योंकि वैदिक और स्वयं दोनों की ही बॉन्डिंग बिल्कुल अलग ही थी। हमेशा चुपचाप रहने वाला वैदिक सबसे ज्यादा स्वयं से ही बात करता था और अपना आइडल भी वो अपने स्वयं भाई को ही मानता था। बचपन में वो जब भी कोई शरारत करता था तो सबसे पहले स्वयं ही उससे बचाने आता था और इसी का फायदा वैदिक भी बखूबी उठाता था। उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा था, वो कुछ भी करेगा तो उसका भाई उसे बचा लेगा। और इसी वजह से वैदिक ने एक दिन अपने क्लास के लड़के को मार मार कर अधमरा कर दिया था, जिसके चलते उसे स्कूल से निकालने की नौबत आ गई थी। लेकिन स्वयं ने उसे उस वक्त भी बचा लिया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था 3 साल पहले हुए एक हादसे की वजह से, और उसी के चलते आज दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों के लड़ाई के बारे में सिर्फ वीरपार्थ और रघुवेंद्र जी को ही पता था, और वो वजह क्या थी ये आप सब लोगों को आने वाले समय में पता चल जाएगा। वैदिक स्वयं से हमेशा की तरह नॉर्मली मिलते हुए कहता है, भाई आप कैसे हैं, क्या आपने मुझे याद किया? वैदिक का सवाल सुनकर स्वयं भी उसी तरह से कहता है, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम ही बता दो तुम्हें क्या लगता है मुझे देखकर मैं ठीक हूं या नहीं। और बात रही याद करने की, तो मैंने तुम्हें बहुत याद किया, जितना तुम सोचा भी नहीं सकते हो। फिर बहुत ही धीरे से कहता है, जो सिर्फ वैदिक को ही सुनाई दे, कि मैं तुम्हें किस तरह से बर्बाद करूं और तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन कर तुम्हें भी तड़पने के लिए मजबूर कर, और देखो मुझे वो वजह मिल ही गई जो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। इतना कह वो चुप हो जाता है। फिर थोड़ी तेज आवाज में वैदिक से सवाल करता है, तुम कैसे हो, क्या तुमने मुझे याद किया? स्वयं की बात सुनकर वैदिक, जिसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा, लेकिन वो खुद को नॉर्मल करते हुए डेविल स्माइल करते हुए जवाब देते हुए कहता है, मैं भी आपके ही सामने खड़ा हूं, आप भी पता कर लीजिए मैं ठीक हूं या नहीं। रही आपको याद करने की बात, तो मैंने आपको याद किया या नहीं याद किया ये अब मायने नहीं रखता है। फिर वो भी स्वयं के गले से लगते हुए उसके कान में कहता है, भाई कहीं आपको बाद में पश्चाताना ना पड़े मेरी कीमती चीज छीन कर, इसलिए जो भी कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि इस बार मैं भी पूरी तरह से तैयार हूं आपसे लड़ने के लिए और अपनी कीमती चीज को बचाने के लिए भी। वैदिक की बात सुनकर स्वयं भी अपने दोनों हाथों को वैदिक के पीठ पर कसते हुए कहता है, देखते हैं कौन पश्चाताता है और कौन नहीं। वैसे तुम्हें तुम्हारी बर्बादी मुबारक हो। मैंने सुना तुम्हारे विला में आग लग गई है थी और वो जलकर खाक हो गया है, और उसके पहले भी तुम्हारे होटल और फार्म हाउस में ब्लास्ट हुआ था और सबूत भी नहीं मिला। इतना कह वो उससे दूर हो जाता है। चैप्टर 217, तुम ऐसे ही मेरे सामने अपने हाथ फैलाओगे और मुझसे भीख मांगोगे। स्वयं वैदिक से दूर होते हुए ही कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं, शायद तुम्हें पसंद आए। उसकी बात सुनकर वैदिक एक शब्द नहीं कहता है और उसके फेस एक्सप्रेशन भी बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था सिर्फ वही जानता था। स्वयं भी अपनी बात कह अपने लाए हुए गिफ्ट्स के पास जाता है और उसमें से वैदिक के लिए लाए हुए गिफ्ट का पैकेट उठा लेता है और वैदिक से कहता है, वैदिक ये आग के ले जाओ।
स्वयं की बात सुनकर वैदिक एक बार फिर से सबको देखता तो पाता है सब उसे ही देख रहे हैं, इसलिए वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ अपने कदम स्वयं के ओर बढ़ा देता है और उसके पास पहुंचते ही अपने हाथ बढ़ा देता है गिफ्ट लेने के लिए। उसके बड़े हुए हाथ को देखकर स्वयं उससे गिफ्ट का पैकेट थमाते हुए धीरे से कहता है, जिसे सिर्फ वैदिक ही सुन सके। क्या दिन आ गए हैं दी ग्रेट बिजनेस टायकून वैदिक खुराना के, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो आज अपना हाथ मेरे सामने फैलाए खड़ा हुआ है। और अच्छा भी है, तुम अभी से सीख लो और इसकी आदत बना लो, क्योंकि अब से तुम्हें कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी और तुम ऐसे ही मेरे सामने अपने हाथ फैलाओगे और मुझसे भीख मांगोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इतना कह स्वयं डेविल स्माइल करते हुए वैदिक के हाथ में पैकेट को रखकर जोर से कहता है, ये लो मेरे छोटे भाई। वैदिक की पकड़ गिफ्ट के पैकेट पर कस जाती है और वो उसे लेके 2 कदम पीछे हट जाता है और उसी के साथ सिर्फ 2 शब्द कहता है, थैंक्स भाई। लेकिन स्वयं की सारी बातें उसके दिमाग में एक एक कर गूंजने लगती है और इसी के साथ उसकी हेजल ग्रीन आंखें गुस्से की वजह से एकदम खून की तरह लाल हो जाती है। वैदिक को गिफ्ट देने के बाद स्वयं एक एक करके सबको गिफ्ट्स देने लगता है और सभी ही बहुत प्यार से लेने लगते हैं। वैदिक का रूम। सिया इस वक्त वैदिक के क्लोजेट रूम में थी और उसके आसपास वैदिक के ब्रांडेड और महंगे सूट, साथ ही और भी पैंट पतलून और शर्ट्स, गुलूबंद टी शर्ट, कमीज, ऐसे ही और भी बहुत से कपड़े बिखरे हुए थे जिनकी हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि सिया ने उससे फाड़ डाले थे और जो फट नहीं रहे थे उन्हें बेक तरीके से काटे हुए थी। सिया उन कपड़ों को देखती है, फिर वैदिक के बाकी कपड़ों को देखती है जो एकदम सही थे और अपनी जगह पर थे। उन्हें देखकर वो खुद से कहती है, अभी तो बहुत से कपड़े बचे हुए हैं, मैं अकेले कैसे करूंगी। फिर फर्श पर पड़े कपड़ों को देखकर मुझे तो इतने ही कपड़े फाड़ने में प्यास लग गई और तो मेरे पैर भी दर्द करने लगे। फिर कुछ सोचते हुए सिया खुद से कहती है, पहले एक काम करती हूँ, जाके पानी पीती हूँ, फिर 5 मिनट रेस्ट करके फिर इस काम पर लगती हूँ। सिया खुद से इतना कह वहां से निकल कर रूम में आती है। उसके बाद 2 मिनट रुककर शीशे में खुद को देखती है। जब उसे सब सही लगता है तो वो अपने कदम रूम से बाहर की ओर निकाल देती है। सिया रूम में से निकल कर नीचे आने के लिए सीढ़ियों तक आती है। वो जैसे ही अपना पहल कदम सीढ़ी पर रखती है तभी उसे चित्रांग की कही हुई बात याद आती है जो उसने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा था, सिस्टर आप अब से कभी भी सीढ़ियों को यूज नहीं करेगी, अब से आप भी लिफ्ट से ही आइएगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और दूसरी बात, अब आपको भी जीजा जी से बदलना लेना होगा और आपको भी वही करना है जो जीजा जी ने आपके साथ किया है। इसलिए आपसे आप बिना किसी से डरे वही कीजिएगा जो आपका मन करे और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। चित्रांग की बात याद आते ही सिया अपने कदम वापस लेते हुए कहती है, चित्र ने बिल्कुल सही कहा है, अब से हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। इतना कह सिया लिफ्ट की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। कुछ ही देर बाद लिफ्ट आके ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है। उसके बाद सिया उसमें से बाहर आती है। सिया जैसे ही चलकर हाल तक आती है तो उसे हाल में सभी लोग दिखाई देते हैं, सार्थक और रघुवेंद्र जी को छोड़कर। साथ ही एक और शख्स नजर आ रहा था उसे, जिसकी पीठ उसकी ओर थी। सिया सबको देखकर अपने मन में कहती है, क्या कोई यहाँ आया है जो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं? क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, वरना किसी ने मुझे देख लिया तो वैदिक जी फालतू में गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं मैं किसी के सामने आऊं। तभी सिया का दिमाग उससे कहता है, क्या तुम भूल गई चित्र ने तुमसे क्या कहा है, तुम वही करो जो तुम्हारा मन करता है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और तुम्हें भी तो बदलना लेना है वैदिक जी से। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया, क्या तुम सब कुछ भूल गई? अपने दिमाग की बात सुनकर सिया जल्दी से कहती है, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ और अब मैं भी वही करूँगी जो वैदिक जी नहीं चाहते हैं कि मैं करूँ। उन्होंने मुझे किसी से भी मिलने के लिए और घर पर आए किसी के भी सामने जाने से मना किया है, ना कि किसी को पता ना चले कि वो शादीशुदा हैं। लेकिन अब मैं भी देखती हूँ ऐसा कैसे होता है, अब तो मैं खुद ही वहां जाऊंगी। इतना कह सिया खुद से अपने कदम सबकी ओर बढ़ा देती है। चैप्टर 218 वीर की बातें। वैदिक और स्वयं।
नीचे हाल में स्वयं सबको सबका गिफ्ट्स देने के बाद फिर से चारों ओर देखता है, फिर मन में कहता है मुझे यहाँ पर आए इतना समय हो गया फिर भी सिया नहीं अभी तक दिखाई दी, क्या वो बाहर गई हुई है या फिर कहीं और है। इतना कह वो वैदिक की ओर देखता है और मन में कहता है या फिर इसने उसे फिर से कोई काम दे रखा है, अगर ऐसा है तो मैं वैदिक को छोड़ूंगा नहीं। फिर सारे सवालों को साइड करते हुए कहता है मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा जिससे सिया के बारे में पता भी कर सकूं और किसी को शक भी ना हो कि मैं पहले से ही वैदिक और सिया के शादी के बारे में जानता हूं। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है जिसे याद कर वो सुमन जी को देखता है, फिर वो अनजान और मासूम बनते हुए सुमन जी से सवाल करता है बुआ अभी आपने कुछ देर पहले वैदिक के वाइफ के बारे में जिक्र किया था, उससे आपका मतलब क्या था, क्या उसकी शादी हो गई है और उसकी वाइफ है। स्वयं का सवाल सुनकर हाल में एकदम से सन्नाटा छा जाता है। सुमन जी स्वयं का सवाल सुनकर उसे क्या जवाब दे उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या वो उसे बता दे सिया के बारे में या ना बताए, इस बारे में सोचने लगती है। वीर स्वयं की बात सुनकर अपने मन में कहता है कितना चालू बन रहा है, सवाल तो ऐसे पूछ रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं हो इसे, लेकिन इसको सब कुछ पता है। फिर भी इसका नाटक तो देखो, झूठ मूठ का होटल खोल रखा है, इसे तो एक्टर बन जाना चाहिए था। इसकी एक्टिंग देखकर इसे कई फिल्में मिल जाती करने के लिए। इतना कह वो अपने हाथ में लिए पैकेट को देखते हुए कहता है और गिफ्ट तो ऐसे बुला कर दिया जैसे वो बहुत प्यार करता हो, मुझसे अपना भाई मानता हो, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। सबसे बड़ा दुश्मन हम तीनों वैदिक, पार्थ और वीर को ही मानता है, लेकिन सबको दिखाने के लिए गिफ्ट लेके आया है ताकि सबकी नजरों में और भी अच्छा बने रहे। पहले क्या ये कम अच्छा था जो अब और भी अच्छा बनना चाहता है। झूठ मूठ का ही आ गया यहाँ, वरना इसके जाने से ही तो हम सब खुश थे और आंटी हम पर भी ध्यान देती थी, पर इससे वो भी यहाँ से जाने के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ होगा, इसलिए फिर से आ गया सबका प्यार चुराने और महान बनने के लिए। फिर वीर सुमन जी और शोभा जी को देखकर आगे कहता है और अब ये दोनों लोग भी भर भर के प्यार लुटाएगी, इसके ऊपर इतना प्यार लुटाएगी कि इसके आगे अपने ही बच्चे को भूल जाएंगी। फिर मेरी तो बात ही अलग है। फिर वो स्वयं को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहता है पता नहीं क्या है इसके अंदर, जो सब तुरंत ही इसके बातों में आ जाते हैं। मुझे तो ये ऊपर से लेके नीचे तक जहर ही नजर आता है जो सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी वीर के कानों में पार्थ की आवाज पड़ती है, जाके उनसे ही पूछ लो, अगर वो कुछ नहीं बताते हैं तो तुम वही जहर खा लेना जो तुम्हें उनमें नजर आता है, शायद फिर तुम्हें ऊपर जाके सब पता चल जाए। अचानक आए पार्थ के जवाब को सुनकर वीर चुप हो जाता है और पार्थ को देखने लगता है जो सामने की ओर बिना किसी भाव के देख रहा था। पार्थ जो वीर के बगल में ही खड़ा था वो कब से वीर की बातों को चुपचाप सुने जा रहा था, जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो बोल पड़ता है। पार्थ खुद पर वीर की नजरें महसूस कर उसकी ओर देखकर डेविल स्माइल करते हुए टोट कसने वाले लहजे में कहता है तुम्हें ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद से इतनी धीमी आवाज में बात करोगे तो मुझे सुनाई तो देगा ही। अगर अभी भी कुछ बचा है तो तुम वो भी अपने मन में कह सकते हो। इतना कह वो चुप हो जाता है और फिर बिना किसी भाव के सामने की ओर देखने लगता है। पार्थ की बात सुनकर वीर उसे गुस्से में एक नजर देखकर एक बार फिर खुद से कहता है क्या मैंने सच में तेज बोल दिया जो इसे भी सुनाई दे गया। तभी फिर उसके कानों में पार्थ की आवाज पड़ती है क्या तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हुआ था क्या जो तुम फिर से खुद से सवाल करने लगे। मुझे पता नहीं था तुम इतने बेवकूफ हो, तुम्हें तो मेरी बात सुनकर ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि मुझे तुम्हारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी, तभी ना मैंने तुमसे वो सब कुछ कहा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या मैं तुमसे कुछ कहता। पार्थ की बात सुनकर वीर इस बार कुछ भी नहीं कहता है और वो गुस्से से स्वयं को देखने लगता है, क्योंकि वो अपनी इस बेइज्जती की वजह स्वयं को ही मान रहा था। अगर वो अभी यहाँ आया नहीं होता तो ऐसा कुछ भी उसने कहा नहीं होता और ना ही पार्थ उसका मजाक बनाता। वही स्वयं सबको खामोश देखकर फिर से सवाल करता है क्या हुआ, आप सब लोग चुप क्यों हैं, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। स्वयं की बात सुनकर कोई कुछ कहता कि उसके पहले ही वैदिक बोल पड़ता है।
वैदिक जो शांति से देख और सुन रहा था, तभी उसकी नजर सामने से आती सिया पर जाती है, जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है। तभी उसके कानों में स्वयं की आवाज पड़ती है, जिसे सुनकर वो कहता है, नहीं, आपने कुछ गलत नहीं सुना, सच में मैंने शादी कर ली है, बस किसी को इस बारे में बताया नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वाइफ को बाहर वालों की नजर लगे या उसे परेशान करे। वैदिक की बात सुनकर सब उसे देखने लगते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं कि उसके कहने क्या मतलब है, बाहर का कोई परेशान करे? अरे सबसे ज्यादा तो इसी ने तो उसे परेशान किया हुआ है, लेकिन बता ऐसे रहा है जैसे बहुत प्यार करता हो सिया से। लेकिन इसके विपरीत स्वयं समझ गया था कि वैदिक ने उसे ही बाहर वाला कहा है। फिर वो मुस्कुराते हुए वैदिक से कहता है, तुमने सच कहा है, बाहर वालों से तुम्हें अपनी वाइफ को बचा के ही रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की संख्या बहुत ही बड़ी है। ना जाने कब कौन सा दुश्मन तुम पर या तुम्हारी वाइफ के ऊपर हमला कर दे और तुम देखते ही रह जाओ, कुछ कर भी ना पाओ देखने के सिवा। लेकिन तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो और मिला भी सकते हो, मैं तो तुम्हारा बड़ा भाई हूं, ना कि कोई बाहर वाला हूं। इतना कह स्वयं डेविल स्माइल करते हुए वैदिक को देखने लगता है, क्योंकि उसने भी वैदिक के बातों का जवाब उसके ही लहजे में दे दिया था। स्वयं की बात सुनकर वैदिक सिया को देखता है, जो अब उन लोगों के पास आ गई थी। बस 3 से 4 ही कदमों का फासला और बचा था, और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ क्या हो रहा है। उसे देखकर वैदिक भी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आप पीछे देख सकते हैं, मेरी वाइफ यही आ रही है, तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन पीछे मुड़कर देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप खाली हाथ उसे मत देखिएगा। पहली बार आप उसे देखेंगे तो मुंह दिखाई भी दे दीजिएगा। आफ्टर ऑल आप उसके बड़े भसुर जो ठहरे। चैप्टर 219 गुस्सा और जलन। वैदिक की बात सुनकर स्वयं मुस्कुराते हुए कहता है, जरूर। फिर अपनी आंखों के इशारे से कहता है, मैं उसे जरूर दूंगा, या फिर ये भी हो सकता है वो मुझे देखकर मुझसे कुछ ले ही ना और खुद ही मेरे पास चली आए खुशी खुशी और आके मेरे गले भी लग जाए। वैदिक स्वयं के इशारे को समझकर गुस्से से उसे देखने लगता है, और वो भी अपनी आंखों से ही स्वयं को वार्निंग देते हुए कहता है, आगे आपने उसको हाथ भी लगाया तो मैं आपका हाथ तोड़कर रख दूंगा। इतना कह वो बुरी तरह से स्वयं को घूरने लगता है। स्वयं भी उसके बातों को समझ जाता है और मुस्कुराते हुए उसी तरह से जवाब देता है, चलो फिर देखते हैं आगे क्या होता है, तुम जीतते हो या फिर मैं। इतना कह स्वयं पीछे की ओर पलट कर देखता है तो उसे सिया दिखाई देती है, जो अपना सर नीचे किए कुछ सोचते हुए वही आ रही थी, जिसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान और उसके अंदर एक सुकून सा छा जाता है। और वो अपने मन में कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बच्चा, और अनजाने में ही मैंने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया, उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और सब सही कर दूंगा, और अब तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता, लेकिन मुझे तुम्हें इस बार दर्द पहुंचना ही होगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा, और उसके बाद शायद तुम भी मेरा चेहरा नहीं देखना चाहोगी, लेकिन मुझे वो करना ही होगा जो मैं करने आया हूँ। स्वयं खुद से इतना कह सिया को देखता है, जो उसके सामने महज 4 से 5 कदम के ही दूरी पर आके रुकी थी, लेकिन अभी तक उसने सामने नहीं देखा था। सिया सबके पास आ गई थी, लेकिन फिर भी वो खुद से कहती है, आने को तो हम आ गए यहाँ, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है ये देखने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही है, हमें आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब आ गए हैं तो क्या ही हो गया है, अब देख कर ही जाएंगे। स्वयं सिया को ध्यान से देखता है, फिर अपने चेहरे पर हैरानी वाले भाव लिए अपनी आश्चर्य से भरी आवाज में कहता है, सिया आप और यहाँ। इतना कह सिया जैसे ही अपना सर उठाने वाली होती है, तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आती है, जिसे सुनकर सिया झट से अपना सर उठा लेती है। तभी उसे अपने से 4 या 5 कदम की दूरी पर स्वयं नजर आता है, जिसे देखकर सिया भी हैरान हो जाती है और उसे एकटक देखने लगती है। स्वयं के मुंह से सिया का नाम और सिया यहाँ क्यों है, ये सवाल सुनकर सभी लोग स्वयं को देखने लगते हैं। उनके मन में भी सवाल उठते हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कैसे।
सिया जो पहले तो आश्चर्य से बस स्वयं को ही देखे जा रही थी, लेकिन क्या सोच रही थी ये बस वही जानती थी। लेकिन वैदिक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिया पर था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था सिया का इस तरह से स्वयं को देखना। उसके अंदर ही अंदर आग जल रही थी और उसका चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। स्वयं सिया को अपनी जगह ही रुका हुआ देखकर वैदिक की ओर देखता है। उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर स्वयं अपना कदम सिया की ओर बढ़ा देता है और फिर से सिया से सवाल करते हुए कहता है, क्या आप हमें भूल गई? सिया जो सदमे में थी ये सोचकर कि उसके सामने खड़ा शख्स सच में यहाँ है या वो कोई सपना देख रही है, लेकिन फिर से वही जानी पहचानी आवाज सुनकर सिया को यकीन हो जाता है कि ये उसका कोई भ्रम नहीं है, वो सच में यहाँ पर है और उससे ही सवाल कर रहा है। जैसे ही सिया को उस शख्स के यहाँ होने का यकीन होता है वो झट से उसकी ओर देखकर कहती है, हम आपको क्यों भूलेंगे, भला आप हमें बताइए। स्वयं जो सिया के बिल्कुल करीब आ गया था वो सिया का जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए अपने हाथ फैला देता है और कहता है, ये तो अच्छी बात है, आप हमें नहीं भूली। अगर भूल भी गई होती तो भी हम आपको याद दिला देते। स्वयं की बात सुनकर और उसके फैले हुए हाथों को देखकर सिया जल्दी से उसके गले लग जाती है, लेकिन अपने निकले हुए पेट की वजह से वो सही से लगे नहीं लग पा रही थी, जिसे देखकर सिया झुककर अपने पेट को देखती है। उसी के साथ स्वयं का भी ध्यान उसके पेट पर जाता है और फिर वो सिया को साइड से हक करते हुए वैदिक को देखता है जो उन्हें ही देख रहा था। वैदिक अपनी गुस्से की आग से जलते हुए चेहरे के साथ उन्हें ही देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे जलन भी हो रही थी सिया को स्वयं के पास देखकर, लेकिन वो कोई तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने गुस्से और जलन को दबाने के लिए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किए हुए था। वैदिक स्वयं के हाथ को घूरते हुए खुद से कहता है, ये पहली और आखिरी बार है भाई जब आप सिया के पास है, लेकिन इसके बाद मैं आपको कभी भी अपनी जान के करीब तो क्या एक उंगली तक उसकी नहीं छूने दूंगा। इतना कह वो उसके फेस को देखता है जो उसे ही देख रहा था और तभी स्वयं इशारों से वैदिक से कहता है, मैंने कहा था ना कि कहीं वो खुद ही ना मेरी बाहों में आ जाए, देखो वो आ भी गई और ऐसे ही मैं इससे तुमसे बहुत दूर लेके चला जाऊंगा। वैदिक स्वयं के इशारे को समझ जाता है और वो भी स्वयं को इशारे में ही जवाब देता है, और ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। चैप्टर 220 सिया के हैंडसम। स्वयं जो सिया को अपने गले से लगाए हुए था, तभी उसे अपने सीने के पास कुछ गिला गिला सा महसूस होता है, जिसे महसूस कर वो झट से सिया को खुद से दूर करता है तो पाता है सिया रो रही थी। स्वयं सिया के चेहरे को देखता है जो रोने से पूरा लाल हो चुका था और उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जिस वजह से स्वयं का शर्ट भीग गया था, जिसे महसूस करके उसने सिया को खुद से दूर किया। सिया को रोते हुए देखकर स्वयं जल्दी से उसके आंसू साफ करते हुए अपनी घबराई हुई सी आवाज में उससे पूछता है, सिया आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रही है? स्वयं का सवाल सुनकर सिया अपनी सिसकती हुई आवाज में कहती है, हमने आपको बहुत मिस किया हैंडसम, हम आपसे मिलने होटल भी गए थे, लेकिन राका ने कहा कि आप चले गए हैं और हमने आपको कॉल भी किया था तो आपका नंबर बंद आ रहा था। फिर हम आपसे दोबारा मिलने गए तो हमें पता चला आप अभी तक नहीं आए और शायद अब आए भी नहीं, इसलिए हमें आप पर बहुत गुस्सा आया था। आप हमें बिना बताए कैसे जा सकते थे? इतना कह सिया स्वयं के सीने पर मारने लगती है और स्वयं बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा मार खा रहा था। सिया की बात और उसका ऐसा बर्ताव देखकर सब लोग और भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार सिया के इस रूप को देखा था और पहली बार किसी से ऐसे बात करते हुए देखा था। हमेशा चुप रहने वाली सिया स्वयं से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो उसे ना जाने कितने ही सालों से जानती हो। स्वयं राजवंश जिसे आज तक किसी ने एक उंगली तक नहीं लगाई होगी, आज वो भी सिया से मार खा रहा था। दिशा जो सब कुछ देख और सुन रही थी, उससे जब रहा नहीं जाता है तो वो वैदिक के पास धीरे से जाती है और अपनी दबी हुई आवाज में उससे कहती है, वैदिक ये क्या हो रहा है यहाँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सिया स्वयं भाई को कैसे जानती है और तो वो उन्हें मार भी रही है और वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं।
क्या तुम्हें उसने बताया था तुम्हें इस बारे में कुछ? इतना कह वो वैदिक को देखती है जो सिया को ही देख रहा था और उसके दिमाग में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, हैंडसम। दिशा वैदिक को देखकर फिर जल्दी से कहती है, ओह सारी, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो उससे कभी बात ही नहीं करते थे, तुम क्या ही जानो। मैं खुद ही पूछ लेती हूँ क्योंकि अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। इतना कह वो जल्दी से अपनी तेज आवाज में कहती है, स्वयं भाई, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? और सिया ने ऐसा क्यों कहा कि आप उसे बिना बताए चले गए थे? दिशा की बात सुनकर सिया को भी ध्यान आता है कि वो इस वक्त कहाँ है और उससे अभी अभी क्या किया। जैसे ही उससे ये ख्याल आता है वो अपने हाथों को रोक लेती है और फिर स्वयं को खुद से दूर करते हुए कहती है, नहीं, हम इन्हें नहीं जानते हैं भाभी, सिया गुस्से से कहती है। उसका जवाब सुनकर दिशा अपना सर खुजलाते हुए कहती है, सच में तुम नहीं जानती हो भाई को? लेकिन तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम भाई को जानती हो। दिशा की बात सुनकर सिया स्वयं को गुस्से से घूरते हुए कहती है, हम इन्हें नहीं किसी और को जानते हैं। इतना कह वो स्वयं से गुस्से से कहती है, हम आपसे अब कभी भी बात नहीं करेंगे, आप हमें बिना बताए गए थे ना। इतना कह सिया गुस्से से वहां से जाने लगती है। सिया को जाते हुए देखकर स्वयं जल्दी से सिया का एक हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से अपने कान को पकड़कर सिया से माफी मांगते हुए कहता है, सिया आप हमें माफ कर दीजिए, उसके लिए देखिए अब तो आपके हैंडसम आपके पास आ गए हैं ना। इस बार हम आपसे वादा करते हैं हम आपको बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। और रही बात फोन की, तो जब अपने फोन किया था तो उस वक्त मैं एक मीटिंग में था इसलिए मेरा फोन ऑफ था, लेकिन उसके बाद मैंने आपको किया था कॉल लेकिन आपने नहीं उठाया था। फिर मैंने शाम के टाइम किया था तो एक ही रिंग में फोन कट हो गया था और फिर उसके बाद से आज तक आपका नंबर बंद बता रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अभी हमारा फोन चेक कर लीजिए, आपको आपका नंबर मिल जाएगा और आपको हम पर यकीन भी हो जाएगा कि हम आपको रोज कॉल करते हैं कि नहीं। स्वयं की बात सुनकर सिया मुड़कर स्वयं को देखती है और फिर कुछ सोचते हुए जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, जिसे देखकर स्वयं भी समझ जाता है। फिर वो जल्दी से अपना फोन सिया के हाथ में दे देता है। सिया स्वयं का फोन लेकर जल्दी से ओपन करती है तो पासवर्ड मांगता है, जिसे देखकर सिया फोन स्वयं के सामने करती है ताकि वो पासवर्ड डाले ताकि फोन खुल जाए। स्वयं जल्दी से कहता है, वही पासवर्ड है जो तुमने डाला था। स्वयं का जवाब सुनकर सिया जल्दी से स्वयं के फोन में पासवर्ड टाइप करती है। सिया के हैंडसम, जैसे वो इतना लिखकर इंटर पर क्लिक करती है वैसे ही फोन खुल जाता है। उसके बाद वो स्वयं के फोन की कॉल हिस्ट्री चेक करने लगती है। वीर जब सिया के हाथ में स्वयं का फोन देखता है और उसके बाद ये सुनता है कि आज भी वही पासवर्ड है जो सिया ने डाला है तो वो वैदिक से कहता है, वैदिक ये मैं क्या देख रहा हूँ, आज तो उसने तुम्हें कभी भी अपने फोन का पासवर्ड तो छोड़ो अपना फोन तक टच नहीं करने दिया होगा, जबकि तुम दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा आज उसने खुद ही फोन तो दिया ही साथ में अपनी सफाई भी दे रहा है। ये वो स्वयं राजवंश है ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ, ये कोई और ही है, इसे तो मैं जानता ही नहीं हूँ। क्या तुम इस स्वयं राजवंश के बारे में जानते हो? अगर जानते हो तो मुझे भी बता देना ताकि मुझे हार्ट अटैक ना आए। वीर की बात सुनकर वैदिक अपनी जलती आंखों से उसे घूरकर देखता है, जिसे देखकर वीर जल्दी से अपने कदम पीछे लेकर कहता है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। इतना कह वो अपने दांत दिखा देता है। समाप्त। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।